नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये नया सेटअप किया है मैंने, और इस पे भी थोड़ा कमेंट करिएगा। भारत में पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के सारे नेता, जयराम रमेश, सुप्रिया सुले, संजय राउत एक ही सवाल पूछ रहे थे, भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत को क्यों नहीं बुलाया गया G7। अरे भाई, कनाडा में G7 हो रहा है, कनाडा को इनवाइट करना है। कनाडा को जब लगेगा कि अब इनवाइट करना चाहिए तो इनवाइट करेगा, या कनाडा को नहीं लगेगा इनवाइट करना है तो नहीं करेगा, क्योंकि भारत कोई G7 का मेंबर तो है नहीं, वो तो गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है। और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है कि 2019 से लगातार इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री को टारगेट करना था। यहां पे सवाल देश का नहीं है भाई। कोई देश अगर हमें नहीं कहीं बुलाता है तो हम अगर देश के नेता हैं, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, तो देश के संदर्भ में बात करेंगे ना। लेकिन संजय राउत न 3 में न 13 में न कुछ आता न जाता, चुनाव चिंछाता। वही हाल जयराम रमेश का है, वही हाल सुप्रिया सुले का है, क्योंकि वो 99 सीट पे ही भी सेलिब्रेशन कर लेती है कि मोदी हार गया, राहुल गांधी जीत गया। अच्छा, जब प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो जो वामपंथी खालिस्तानी है विश्व मीडिया के, वो भी परेशान हो गए। अरे, भारत और कनाडा का तो रिश्ता खराब था, ये बुलाया क्यों जा रहा है? तो भारत को कनाडा में इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, और इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, और इसलिए बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है। विश्व मीडिया के जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं इस बात को कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और खुद कनाडा का प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि भारत को कैसे इग्नोर कर दोगे आप। लेकिन भारत के अंदर, भारत का खा करके भारत में पॉलिटिक्स करने के लिए इन लोगों के पास इतनी फुर्सत रहती है कि पूछिए मत। और इनविटेशन के बाद जयराम रमेश की बोलती बंद है, और कांग्रेस के लिए तो बर्नौल मोमेंट हो गया। बर्नौल मोमेंट आप लोग जानते होंगे ना, बर्नौल मोमेंट किसको कहते हैं? बर्नौल मोमेंट वो मोमेंट होता है जिसमें जब आदमी फेल हो जाता है अपने एजेंडा में, तो कहा जाता है कि इसको भैया बर्नौल दे दो, अब इसकी जल गई होगी। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जयराम रमेश ने क्या कहा कि पहले ट्रंप की मध्यस्थता को अनुमति दे दी। ट्रंप चिल्ला रहा है, हमने कहा कि हमने नहीं मध्यस्थता करने की बात की। ट्रंप और एलन मस्क आपस में लड़ रहे हैं। ट्रंप इतना बड़ा वाला खलीफा है, तो ट्रंप क्यों नहीं इजराइल को और गाजा में करवा देता सीज फायर? ट्रंप ने तो यह भी कहा था, ट्रंप क्यों नहीं यूक्रेन और रशिया का करवा देता? ट्रंप को बोलने की आदत, ट्रंप बोल रहा है हम उस पर रिएक्ट करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हिंडनबर्ग जैसा छोटा सा भी व्यक्ति अगर बोलता है तो भारत की संस्थाओं पे, भारत की कोर्ट पे, भारत की सरकार पे भरोसा नहीं रहता, उस पे भरोसा हो जाता है। फिर क्या कह रहा है जयराम रमेश कि अब भारत को G7 में नहीं बुलाया गया, यह एक बड़ी कूटनीतिक नाकामी नहीं तो क्या है? बेसिकली एस जयशंकर साहब ने इतना चूड़ी टाइट कर दिया है ना कि ये सब मोदी के साथ साथ जयशंकर को भी अब टारगेट करने लगे। रीजन क्यों टारगेट करने का? जो भी बढ़िया मंत्री काम करता है भाजपा में, उसको टारगेट करती है कांग्रेस किसी न किसी बहाने से। जैसे गडकरी साहब को कहती है कि आज तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है। तो अब इनका तो एकदम इनकी बोलती बंद है। अब कह रहे हैं कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री ने ना हमको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह दिया, जबकि उनको हमें
थर्ड कहना चाहिए था या फोर्थ कहना चाहिए था, गलत बोल दिया थोड़ा, उनका प्रधानमंत्री मोदी को उनसे कहना चाहिए था काउंटर पार्ट। मतलब कि ये गली छाप पॉलिटिक्स पे राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम उतर गई। इसको गली छाप पॉलिटिक्स कहते दोस्तों, इसको राजनीति नहीं कहते। अच्छा, वो देख लीजिए संजय राउत क्या कह रहा है, G7 में शामिल होने वाले राष्ट्रों ने मिलकर तय किया कि मोदी को नहीं बुलाना। अच्छा, इसके पास फोन आया था, इसकी पार्टी राहुल उद्धव ठाकरे की पार्टी को गर्त में पहुंचा देने वाला व्यक्ति, सोचिए राज्यसभा का सांसद, इस देश के पॉलिटिक्स का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यह व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है। क्या कह रहा है, सब देशों ने मिल करके तय किया कि मोदी को नहीं बुलाना है। इसके पास इटली के प्रधानमंत्री का फोन आया था, सबका फोन आया था, ये मोसाद पता नहीं किसमें काम करता है भाई, कैसे पता चला इसको? बोलना है, क्योंकि विपक्षियों को लगेगा अरे मोदी को नहीं बुलाया तो कुछ भी बोल दो, सब सही है। खाता ना भाई, जो ये कहे वही सही। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहां से शुरू हुआ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का एक पत्रकार हामिद मीर, ये जो आजकल राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं ना, वो वहीं से शुरू हुआ है। वो पाकिस्तानी पत्रकार ने शुरू किया, देखो मोदी को तो कनाडा ने नहीं बुलाया, हो गया काम खराब, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, पाकिस्तान की जय जयकार हो गई। गजब हाल है भाई, क्योंकि खालिस्तानी एंगल उसी पाकिस्तान से चलता है, उसी लाहौर से बैठ करके चलता है, इस बात को भी समझिएगा। और भारत और कनाडा के रिश्ते निश्चित तौर पे खराब हुए थे जब निज्जर वाला प्रकरण हुआ था, उस पर हम लोगों ने तमाम वीडियो बनाए। भाई कनाडा बुलाए G7 में, न बुलाए क्या हो जाएगा उससे, यूएन में कोई जाए ना जाए क्या हो जाएगा उससे, कुछ हो रहा है इनसे। खैर, प्रधानमंत्री को बुलाएगा, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और नहीं बुलाया जाता तो क्या हो जाता, कोई फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। इसी तरह ब्रिक्स को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी, और ब्रिक्स में ही बैठ करके भारत ने रिजोल्यूशन पास करवा दिया चाइना के सामने, पाकिस्तान के खिलाफ, और चाइना कुछ नहीं कर पाए। तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर देखा क्या मामला चल रहा है। भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। G7 के लिए पीएम मोदी को कनाडा के न्योते के पीछे का मतलब समझिए। अच्छा, मतलब भी समझा रहे हैं अखबार वाले। ये वाली जो कटिंग है बीबीसी क्या कहता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अल्बर्टा प्रांत के में होने वाले इस महीने G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिए जाने की वजह बताई। प्रधानमंत्री का कहना है कनाडा के कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए G7 की मेज पर होना जरूरी है। मनमोहन सिंह तो 10 पे ही झूल रहे थे। कनाडा कह रहा ना तुम लोग दिन भर रवीश, अच्छा हाँ रवीश भी वीडियो बनाया था, एक वीडियो बनाया कह रहा है कि बुलाए नहीं, और दूसरे में कह रहे हैं अच्छा इतना लेट बुलाए तो तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया। भाई G7 में G7 ही जाते हैं, पहले G8 था, उसके बाद क्या हुआ कि रूस को इन लोगों ने बाहर कर दिया, उसके बाद ये लोग इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया, उसके बाद भारत को इनवाइट कर लिया, उसके बाद और भी 2-3 देशों को इनवाइट किया। खैर क्रम समझेंगे ना पूरा, तब समझ में आएगी पूरी बात। खैर 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसका होना जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारत को कि फलाना हमारे साथ आया कि नहीं, ढिकाना हमारे साथ आया कि नहीं, उसने हमारे तरफ बोला कि नहीं। आप ताकत रहेंगे, आप ताकत बनेंगे, पूरी दुनिया झुकेगी। अमेरिका किसी मामले में बोलता है कि फलाना देश क्यों नहीं बोला, ढिकाना देश क्यों नहीं बोला, क्योंकि ताकत है तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वहां पे इस तरीके की पॉलिटिक्स भी नहीं होती है। तो भारत ताकत है, भारत इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा बहुत अच्छा है, भारत इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर है, भारत इसलिए बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना दी। तो मैं आपको बता दूं एक चीज और, 60 और 70 के दशक में यही G8 जो था वो 60% इकोनॉमी पे कब्जा था, आज ये घट करके 40% हो गया है। और भारत जैसा देश अगर नहीं रहेगा तो क्या बात करेंगे। मैं नहीं कह रहा, वहां के प्रधानमंत्री कह रहा है, कम से कम इसके बाद तो ये जितने वामपंथी लंपटों ने जितना कुछ भी वीडियो बनाया उस पर कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। खैर पीएम मोदी के
के फैसले पर कनाडा की राजनीतिक पार्टी के अलावा सिख ऑर्गेनाइजेशन ने भी सवाल उठाए, क्यों दे दिया? तो मतलब वो तो खैर देंगे ही, कहेंगे ही, कोई बड़ी बात। क्या कहते हैं मार्क कार्नी? हमारे G7 के सहयोगियों के साथ हुई चर्चा में सहमति बनी कि एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अहम खनिज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों को आमंत्रित करना जरूरी है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और ग्लोबल सप्लाई का केंद्र है, ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर है भारत, इसलिए उसको बुलाया जाना जरूरी है। इस बात को कान खोल करके इस देश में जो लोग रोज क्रिटिसाइज करते हैं मोदी को, वो कान खोल करके सुन ले कि कनाडा का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। अच्छा, सारे देशों की मीटिंग हुई तो उसमें नहीं बुलाने का फैसला संजय राउत के पास फोन आया था। ये कहा कि सारे देशों ने की मीटिंग हुई और कहा कि नहीं भाई बुलाना जरूरी है, भारत आएगा, बाकी कोई आए चाहे नहीं। अच्छा, साउथ एशिया मामलों के विशेषज्ञ है माइकल कुगेलमैन। मैं बीबीसी से क्यों उठाया? क्योंकि भाई साहब ये लोग तो मोदी के खिलाफ रहते हैं, तो कम से कम खिलाफ वाले क्या छाप रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, थोड़ा समझा जाए। तो साउथ एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुलमैन वो कह रहे हैं कि भारत को G7 शिखर सम्मेलन में न्योता मिलना भारत के वैश्विक महत्व को दिखाता है। ये जो बताते हैं कि डिप्लोमेसी फेल हो गई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेल हो गई भारत की, सुन लो। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारत कनाडा के बीच उभरे तनाव को नहीं दिखाता है, आने वाला समय में रिश्तों में नरमी आने के संकेत है, लेकिन आखिरकार पश्चिम और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक शीर्ष भागीदार को शिखर सम्मेलन से बाहर रखना मुश्किल काम है। तमाम विरोधों के बावजूद भी भारत को इसके बाहर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2019 से भारत को G7 शिखर में बुलाया जा रहा है, भारत का टेबल पर होना जरूरी है, द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत को बुलाना जरूरी था, क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों को दोबारा रास्ता बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की ताकत को, भारत के प्रधानमंत्री की ताकत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के वैश्विक प्रेजेंस को सलाम किया जा रहा है। और भारत में बैठे हुए कुछ लोग आते हैं, एसी में से सो कर उठते हैं, माइक लगा दिया जाता है उनके सामने, हाँ अब बोलिए। अरे बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। अच्छा, भारत में, अच्छा हम लोग एक माइंडसेट की बात है, 1947 से इस देश में यही सिखाया गया। कौन हमारे साथ खड़ा हो गया? अच्छा, रूस खड़ा हो गया, अच्छा अमेरिका खड़ा हो गया, अच्छा फलाना देश बोला कि नहीं हमारे तरफ से, ढिकाना देश बोला कि नहीं हमारे तरफ से। जब आप ताकत बनेंगे तो बोलने की जरूरत नहीं गुरु, ना चाहते हुए भी आपके लिए बोला जाएगा, ना चाहते हुए भी। और इस बात को दुनिया समझ रही है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है, तो भारत के नेता नहीं समझ रहे हैं। तो इन लोगों को एक ट्रक बर्नौल जो है सप्लाई कर दिया जाए कि भैया आप लोगों के लिए तो बर्नौल मूवमेंट हो गया। अच्छा, एक और मजे की बात, विशेषज्ञ लोग 2 मिनट में बता रहे, अरे एक तो भक्तों के लिए बड़ा खराब बात हो गई। अच्छा, भक्तों के लिए क्या खराब बात हो गई? खराब बात तो चमचों के लिए हो गई। खैर, चमचो भक्तों से थोड़ा सा ऊपर उठकर दूसरी बात करते हैं। यूक्रेन रसिया युद्ध में भारत ने किसी न किसी तरीके से रूस के पक्ष में ही हम रहे, चाहे उनसे तेल खरीदना हो, चाहे बातें हो, चाहे चीजें। इसकी वजह से भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें शिफ्ट हुई। वो अखबारी कटिंग उठा करके अगर आप भारत के रिश्ते को, भारत की वैश्विक छवि को आंकने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो जियोपॉलिटिक्स की समझ है वो फेल हो जाएगी। मैं क्यों कहता हूं कि जितना जियोपॉलिटिक्स में ज्ञान देते हैं ना यूट्यूब पे बैठ करके, और बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो एक बात समझ लें कि उनको जियोपॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता है। मत दिया करो भाई। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, और जो लोग भारत की ताकत को समझते हैं वो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। तो ये थी खबर दोस्तों, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सभी राष्ट्रवादियों तक शेयर कर दीजिएगा। मेरा जो नया वाला सेटअप है पीछे वाला,
इसके बारे में ओरिजिनल है, फोटो नहीं लगाया हूं मैं। इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा तो उसके बारे में भी बताइएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, तो राष्ट्रवादी चैनल के लिए फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट और सहयोग भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।